प्रिय श्रोता, एक बार और मैं मेरे सफर की यादें किस कार्यक्रम लेकर आपके साथ उपस्थित हो चुका हूं। और आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो आप बहुत लोग हैं उनको जानते हैं। बहुत ही जाने माने सज्जन व्यक्ति हैं। और मैं जानता हूं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फीजी में बहुत ज्यादा रहा है। हम बात कर रहे हैं पंडित हरीश शर्मा जी का। और पंडित जी, आपको मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको मेरा नमस्ते और राम राम पंडित जी। धन्यवाद जितेंद्र, नमस्ते। और श्रोता, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं देव फैमिली चैरिटेबल फाउंडेशन को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का हम प्रसारण कर रहे हैं। और साथ साथ में जो रेडियो ब्रिजवानी की पूरी टीम है यहाँ पर ब्रिस्बेन में, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनके रेडियो पर इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम पंडित जी का परिचय दे देता हूं। पंडित जी का जन्म नौसोरी फिजी में 1932 में हुआ। और पंडित जी सिविल सर्वेंट पहले थे और फिर वो आगे चलकर इंश्योरेंस में एजेंट बने। और फिर आगे चल के 1960 में उनका टेस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया आना हुआ। यहाँ पर उन्होंने आके अपने जो लॉ का डिग्री है बैचलर ऑफ लॉज LLB यूनिवर्सिटी ऑफ टेस्मेनिया में किया 1964 में। और फिर वापस जाने के बाद, फिजी वापस लौटने के बाद, उन्होंने सिद्दीक कोया और AD पटेल के ऑफिस में काम किया, ऐसा लॉयर मेरे ख्याल से। और फिर 1969 में उन्होंने अपना लॉ फर्म शुरू किया। और उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसके विषय में भी बात करेंगे, लेकिन उसको हम दूसरी एपिसोड में लेकर आएंगे। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो भी विशाल रहा है। उनको नॉमिनेट किया गया था सेनेट में एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन 1970। और फिर और 1972 तक सेनेटर थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने जनरल इलेक्शन में भाग लिया और वहां से उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसका आरंभ हुआ। तो पंडित जी, हम पहला प्रश्न आपसे यही पूछने वाले हैं कि आप अपने जो जन्मभूमि है, जन्म, उसके विषय में बतलाएं और अपने परिवार के विषय में बतलाएं। पंडित जी, अपने माता पिता, अपने आजी आजा, नाना नानी जो पूर्वज आपके थे उनके विषय में बतलाएं पंडित जी। जितेंद्र, हमारे सामने कुछ दिखाई दे रहा है। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। जी कोई असर नहीं पड़ेगा? जी, कुछ नहीं पड़ेगा पंडित जी। हाँ, आप बोलिए। जितेंद्र जी, जैसे आपने कहा, हमारा जन्म सवानी नौसौरी में 3 मई 1932 को हुआ। और पिताजी जब शहर गए तो मुझे रजिस्टर्ड किया 1 जुलाई 1932। तो हमारे 2 बेटे हैं। जी जब मैं 1 वर्ष का था तो माताजी का देहांत हो गया और पिताजी के घर पर कोई सयानी स्त्री नहीं थी जो मेरा देखभाल कर सके। एकमात्र फुआ थी जिनका उम्र उस समय 7 वर्षों का था। तो दोनों परिवारों के लोग, माँ जी के तरफ से, पिताजी के तरफ से मिलकर ये निश्चय किया कि मेरा भविष्य नैनियाल में पलने से ठीक होगा। फलस्वरूप 1 वर्ष के बाद मैं नानी नाना को सौंप दिया गया जी। और वहीं पर मेरा लालन पोषण हुआ। 2 मौसियां थी, मामा थे, नाना नानी थी, बाद में मामी जी आई। जी। और लगभग 5-6 वर्षों के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि मेरी माँ नहीं है। जी। जी। ग्रेट ह्यूमन साइकोलॉजी। बड़े प्यार से मुझे पाला गया और मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि माँ नहीं है जब तक मुझे बताया नहीं गया। जी। और जब मैं 5-5.5 वर्ष का था तो नाना जी का देहांत हो गया। जी। और बताया जाता है कि मैं उनको बहुत परखा था, नाना को। नाना बहुत प्यार करते थे। जी। तो घर वालों ने सोचा कि मुझे पाठशाला भेज दिया जाए।
और उन दिनों जब और लड़के 8-9 वर्ष के बाद पाठशाला में दाखिल किए जाते थे, मैं 5-5.5 वर्ष में प्राइमरी स्कूल गया, नादोकाई का हिंदू स्कूल, जी जो जी बावलेवु के समीप है। और वहाँ पर मास्टर राम जी, MC विनोद शर्मा, सूरज प्रसाद, ये हमारे शिक्षक थे। MC विनोद शर्मा का मैं बहुत आभार मानता हूँ, क्योंकि उनके अध्यापन के नीचे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी और वहाँ केवल 6 क्लास तक पढ़ाया जाता था। उसके बाद फिर मैं घर छोड़कर पहली बार वुनिमोनो आर्य बॉयज स्कूल नवसोरी आया। जी वहाँ मैं अपनी मौसी और मौसा के घर से पाठशाला जाया करता था। क्लास 7 और 8, 8वीं कक्षा के बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे बैठा और उत्तीर्ण हुआ। मेरे ख्याल से मैं शायद सबसे कम उम्र का स्टूडेंट था जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ। जी उन दिनों जब तक तुम्हारी उम्र 16 वर्ष की नहीं होती थी तो क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं बैठ सकते थे। जी जी और जब मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पास किया तो 13 वर्ष या 13-14 के बीच में मेरी उम्र रही होगी। जी तो मामा जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अगर मैं प्राइमरी स्कूल में रहता तो 2-2.5 साल अगोरना पड़ता क्वालिफाइंग एग्जाम बैठने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे मॉरिस ब्रदर्स सेकेंडरी स्कूल में दाखिल किया। जी प्रता लेम्बट ने मेरा इंटरव्यू लिया और एक ही सप्ताह बाद पत्र आया कि मैं मॉरिस ब्रदर्स में जा सकता हूं। तो जी वहां पढ़ाई की, परंतु गरीबी के कारण पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया जी और फिर हमें वापस वुनिमोनो स्कूल आना पड़ा। तो इट वाज ए रेट्रोग्रेड स्टेप। जी और जी उस समय वहां पर हेड मास्टर श्री डेविड रॉबर्ट थे। जी लेकिन तब तक क्वालिफाइंग एग्जाम बैठने का उम्र हो गया था जी और बहुत सख्त गरीबी थी। एंट्रेंस फीस था 10 शिलिंग, $1। जी बहुत खोजबीन के बाद ये पता लगा कि घर पर $1 नहीं है। और फिर मैं वही मोनो स्कूल से कोरोनिविया गया अपने मौसी के घर पर जी और उन्होंने मुझे $1 दिया, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और 2-3 दिनों तक मास्टर डेविड रॉबर्ट ये फॉर्म रोक कर रखे थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं एग्जाम पास करूंगा। जी तो $1 देने के बाद फॉर्म भेजा गया। मैं बैठा एग्जाम में, अच्छा मार्क्स से पास किया। जी अब मामा जी की इच्छा थी कि वो मुझे और उच्च शिक्षा दें, लेकिन लाचार थे, सख्त गरीबी थी। जी गरीबी ऐसा एक चीज है पंडित जी ना, वो होता है तो फिर जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर नौकरी की जरूरत पड़ी। तो मामा जी एक बड़े माने जाने सज्जन थे। जी उनको मैं मिस्टर कै कहकर पुकारूंगा, नाम नहीं जाहिर करना चाहता हूं। अच्छा जी अच्छा जी। उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि हमारे घर पर भेज दो, मैं
हरीश शर्मा को अपने घर पर रखूंगा। पाठशाला के लिए जो फीस लगेगा वो भी भरूंगा। तो इट वॉज टू गुड एन ऑफर टू रिफ्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। और मामा जी घर पर आए, बताए, और मैं झोरी झंडा भरकर इनके घर पर गया। मालूम पंडित नहीं जी, आप सुबह को कितना जानते हैं ये सुबह में तो, था पंडित जी? सुबह में अच्छा था कि नसोरी में? अच्छा अच्छा, ये कोरोबो जेल के पास रहते थे। ओ अच्छा, हाँ मैं जान गया कहाँ पर। जी जी। तो वहां से जी हर सुबह पैदल, जी बगैर जूता के, जी। मैं मारिस ब्रदर्स हाई स्कूल जाता था, जो काफी दूर है वहां से पंडित जी? बिल्कुल, जो फ्लैग स्टाफ में है। जी जी लेकिन वास्तव में मिस्टर कै को एक गार्डन बॉय की जरूरत थी। जी जैसे मैं स्कूल से वापस लौटता था, एक कप चाय मिलता था, एक पीस ब्रेड, फिर छुरी लेकर 2 घंटे तक आंगन साफ करना पड़ता था। बड़ा आंगन था, जी। अंधेरा होने लगता था। ओ गॉड। तब मैं नहा धोकर साथ में भोजन करता था। इतना जी कहना होगा कि शाम का भोजन हम साथ में करते थे। जी फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करता था। तो फर्स्ट टाइम के बाद मिस्टर कै ने बताया कि आप देर तक पढ़ते हो और बिजली का खर्च ज्यादा होता है। ओ गॉड। और बताया कि 9:30 बजे मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दूंगा। मेरा घर कुछ दूर पर था, जी। आधा चैन दूर, और इलेक्ट्रिसिटी जो था वो मिस्टर कै के घर में था। अच्छा जी। ओ, आप क्वार्टर्स में रहते थे? हुआ क्योंकि 9:30 बजे कोई समय नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 7 बजे तक तो भोजन हाँ इत्यादि करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मामा पढ़ने जी के से लिए तो बता, काफी सुबह तक जगना पड़ता था, मुझे याद है। हम जब पढ़ते थे तो सुबह लगभग सुबह के 1 बज जा करता था। जी बिल्कुल। तो मामा जी से बताया तो उन्होंने मुझे एक टेबल लैंप दिया। जी एक बात ठीक थी कि केरोसिन का जो कंटेनर था वो हमारे रूम में था। जी। तो मुझे आज तक ये मालूम नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी चीप था या वो केरोसिन चीप था, क्योंकि जब जब बत्ती खाली होती थी तो मैं केरोसिन जी भर डालता लेता था। था। जी जी तो जूनियर कैम्ब्रिज एग्जाम बैठा और बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया। अब पढ़ाई का सवाल ही नहीं रहा। हाँ, एक बात और बता दूं, सेकंड टर्म फीस के लिए मिस्टर टे ने बताया कि सेकंड टर्म फीस मैं नहीं भर पाऊंगा, अच्छा। कि मैं रहने की जगह देता हूँ, भोजन देता हूँ। ओ गॉड। और वही खास समस्या थी कि अब फीस ही तो आपका समस्या था। तो मैं जाकर मामा जी से बताया तो उन्होंने बताया कि मिस्टर कैसे बताओ कि उधार के रूप में सेकंड जी टर्म का फीस भर दें। उन्होंने भरा, थर्ड जी टर्म का फीस उन्होंने दिया। लेकिन इस उधार के लिए हमें, मिस्टर के 3 लड़कियां थी जो सेकेंडरी स्कूल जा रही थी, जी। उनको 3-4 महीने तक रोज लेसन देना पड़ा। अच्छा। फिर हर एक वीकेंड में वो आकर मुझे और मामा जी को ले जाएं। उनका घर बन रहा था जहां पर हम मुफ्त सेवा प्रदान करते थे। ओ माय गॉड। और एक दिन उन्होंने, उस समय घड़ी में चाबी लगाई जाती थी, जी जी लंच आवा था, जाकर समय एक बार 10 मिनट, दूसरा बार 10 मिनट से एडवांस कर दिए ताकि हमारा जो भोजन का समय था
It was cut short by 20 minutes. Oh my God. मैं नहीं देख पाया, मामा जी ने देखा और घर आने पर उन्होंने कहा, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं इनफ इज इनफ, जी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। बताया कि अब ना तुम उन्हें पढ़ाने जाओगे और ना हम उनको मुफ्त सेवा प्रदान करेंगे। तो श्रीमती पंडित के जी। ने तार मारा और मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकूंगा। तो झुंझलाते हुए उन्होंने कहा, तो हमारा पैसा जो है वो तुम भर देना। जी मैं उनको नानी कहकर संबोधित करता था और मैंने कहा, नानी जी, जी आपका पैसा हम लोगों ने दुगना भर दिया है, मजदूरी करके। और वो फोन पर कुछ अनाप शनाप बक रही थी और मैंने फोन रख दिया। जी ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि हमारा संबंध फिर सुधरा नहीं, बिल्कुल। एंड वी ब्रोक ऑन अ बैड नोट। पंडित जी, ये जो आप कहानी बतला रहे हैं, ये तो मैं पहली बार इंटरव्यूज बहुत करता हूँ, लेकिन आपकी जो कहानी है पंडित जी, ये तो इज वेरी, मैं क्या कहूँ आपसे कि आपने कितने दिक्कत सहे हैं केवल पढ़ने के ही लिए। तो चलो, ईश्वर की कृपा है, और शायद इसीलिए आप इतने महान ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं पंडित जी, क्योंकि आपने मेहनत बहुत किया है। हाँ, ये अजीब सी बात है कि अधिकांश लोग समझते हैं कि मैं बहुत धनी घराना का हूँ, जी क्योंकि उनसे जब मुलाकात हुई तो हालत कुछ सुधर गई थी। सुधर गए थे, काम आपका हो गया था और सब ठीक। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस में नौकरी लगी। तो अच्छा पंडित जी, आपका पढ़ाई चालू था कि अब बंद हो गया? पढ़ाई खत्म हो गया था आपका? जूनियर कैम्ब्रिज के बाद बंद हो गया जी और मैंने नौकरी शुरू की जी गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस में। 8 पाउंड 1 शिलिंग 8 पेनी, 8 पाउंड 1 and 8 a month। जी सामाबूला से प्रिंटिंग ऑफिस जाता था। ये 1950 की बात है। 1951 में दो अंग्रेज लोग, मिस्टर ईसन और आथा, जी सीनियर कैम्ब्रिज के लिए प्राइवेट ट्यूशन देते थे शाम को। जी तो मैं उनके क्लास में दाखिल हुआ 1951 जी में, और काम के बाद घर जाता था और फिर भोजन पानी के बाद पढ़ाई। उनके क्लास में आता था, जो जी ग्रामर स्कूल में था, अच्छा जी। हर रात्रि को। तो प्राइवेट ट्यूशन द्वारा 1951 में मैं सीनियर कैम्ब्रिज में था और ईश्वर की कृपा से उत्तीर्ण हुआ। बहुत अच्छा। जी और प्रिंटिंग ऑफिस में एक खबर बहुत जोरों से फैली, जी क्योंकि उन दिनों फुल टाइम स्टूडेंट भी यदि सीनियर कैम्ब्रिज पास करते थे तो बड़ी बात थी। अच्छा जी, उतना डिफिकल्ट हुआ करता था। हाँ, जी और गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस में हमारे जो बॉस थे, जी रसल ग्रिबल, बड़े बड़े सज्जन थे, न्यूजीलैंड के थे, और हम प्रूफ रीडिंग सेक्शन में थे, जी जहां हमें समय समय से ब्रेक लेना पड़ता था। तो ब्रेक के समय मैं स्टडी करता था अच्छा और ग्रिबल साहब मुझे अंग्रेजी में कंपोजिशन इत्यादि दिया करते थे। जी बहुत बहुत। प्रोत्साहन दिया उन्होंने। जी जी और उन्होंने जब रिजल्ट निकला सीनियर कैम्ब्रिज का तो मैं घबराया हुआ था। उन्होंने जॉर्ज आथा से संपर्क किया और हंसते हुए बताया, हरीश माय सन, यू हैव पास्ड।
अच्छा, ये तो बहुत सुंदर खबर है। फिर उसके बाद जब सीनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ गया तो मैंने ट्रांसफर के लिए अर्जी भेजा और ऑडिट डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुआ, मेरा ट्रांसफर हो गया जी गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस से ऑडिट डिपार्टमेंट। पंडित जी, आप ऑलरेडी सिविल सर्वेंट हो गए थे उस समय, जी हाँ। जब आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे? जी हाँ, जी। प्रिंटिंग प्रेस में जो लोग काम करते थे वो सिविल सर्वेंट से, उसमें मैं भी एक था। जी अच्छा जी। जी, तो विद इन सिविल सर्विस हमारा ट्रांसफर हुआ आपका? जी हुआ। हाँ, और लेकिन मैं हमेशा, हमारी इच्छा थी कि मैं वकालत करूं, जी और सिविल सर्विस में तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं था। तो सदर्न पैसिफिक इंश्योरेंस कंपनी का विज्ञापन देखा मैंने और वहां पर अप्लाई किया जी। और मुझे वहां नौकरी मिली, और तनख्वाह लगभग सिविल सर्विस से दुगना था। अच्छा और जब मैं वहां नौकरी कर रहा था तो ईश्वर कृपा से मुझे ब्रॉडकास्टिंग कमीशन में पार्ट टाइम अनाउंसिंग का काम मिला। क्या बात है, क्या बात है पंडित जी। और वहां पर जो काम करते थे हमारे दोस्त थे, जी तो जितना तनख्वाह मुझे सदर्न पैसिफिक इंश्योरेंस से मिलता था लगभग उतना ही पार्ट टाइम अनाउंसिंग में मिलता था। अच्छा। और हर बुधवार को और रविवार को मैं अनाउंसिंग करता था। जी, तो पार्ट टाइम था लेकिन एक परमानेंट बेसिस की तरह था, क्योंकि हर बुधवार को और हर रविवार को मैं आपको जाकर वहां पर अनाउंसिंग करना था? जी अनाउंसिंग करना पड़ता था। जी। और पंडित जी कुछ शेयर कीजिए आप, उस समय जब आप एफबीसी में थे, फिजी ब्रॉडकास्टिंग कमीशन में थे, तो आपके जो सहयोगी थे, आपके जो कोलीग्स, जैसे जाने माने अंबिका प्रसाद जी शायद थे, और ऐसे पुराने लोग थे, कुछ आप शेयर करेंगे हमारे साथ पंडित जी? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उस समय वहाँ हिंदुस्तानी विभाग में सबसे बड़े अफसर चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी थे, जी श्री दिवाकर प्रसाद थे, भास्कर आनंद मिश्र थे, बाद में अंबिका प्रसाद महाराज आए, जी और शविला देवी सिंह एक महिला थी जो हमारे साथ अनाउंसमेंट करती थी, जी। और मैं। यह कहना ठीक होगा कि हमारे टीम ने ही ब्रॉडकास्टिंग कमीशन को ऊपर लाया, पुट द कमीशन ऑन द मैप। जी जितेंद्र जी, अफसोस की बात है कि इन साथियों में से अब केवल मैं रह गया हूँ। जी सभी लोग ईश्वर को प्यारे हो गए हैं जी। और सभी से मेरा बहुत बनता था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा जो माहौल होता है रेडियो का, और वहां पर जो कार्यक्रम इत्यादि होता है, तो हमेशा एक मैं जानता हूँ जब किसी के साथ हम काम करते हैं तो एक दूसरे सा वो एक प्रेम बन जाता है, एक दूसरे के सहारे बन जाते हैं हम। और अच्छा पंडित जी, आप ये बात बतलाइए कि आप जो कार्यक्रम लेते थे बुधवार को और रविवार को, आप क्या कार्यक्रम किया करते थे पंडित जी? तो पूरा कार्यक्रम करता था मैं। जी, हाँ, मतलब जैसे आफ्टरनून शो? हाँ, समाचार पढ़ता था, तो समाचार पढ़ते थे आप? जी रिकॉर्ड्स बजाता था। जी जी कहने का मतलब है कि पूरा जिम्मेवारी थी मेरे ऊपर। जी। पूरा प्रोग्राम लेता था मैं। पूरा प्रोग्राम। और उन दिनों जितेंद्र, कंप्यूटर और ये आईपैड, इसका कंप्लेन जमाना नहीं नहीं था। था शायद। तब एक रिकॉर्ड जब बजता था तो जी दूसरे रिकॉर्ड को हम क्यू करते थे।
अच्छा, हाथ से। और हाथ से, जी। हाँ। बट लेकिन और वहां पर बड़े बड़े मिक्सचर तो हुआ करते होंगे पंडित जी ना, और जी हाँ, मिक्सचर जो होते हैं बड़े वाले। हाँ, और विज्ञापन जी, करना पड़ता था क्योंकि वही हमारी खास आमदनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब उसमें पंडित जी, आपका जो अनुभव रहा है अनाउंसिंग में, इसमें आपके लिए कोई हाईलाइट मोमेंट था आपके लिए, कोई इसमें ऐसा था आपका एक्सपीरियंस जो आपको बहुत अच्छा लगा जब 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 तक आपने ये किया है? एक हाईलाइट है, जी। शो का खेल आंखों देखा ओ जी, लाइव कमेंट्री। किया जाता था, लाइव कमेंट्री। जी। और लोगों का विश्वास था कि हिंदी में लाइव कमेंट्री नहीं दिया जा सकता। अच्छा। स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और बताया कि हरीश, तुम कर सकते हो। तो सुबह में पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट जब हुआ, जी। तो मैंने हिंदी में लाइव कमेंट्री धारा प्रवाह दिया। अच्छा। और दूसरा अनुभव ये है, उन दिनों कुश्ती बहुत प्रसिद्ध था। अच्छा। सुबह के टागर शंकर, जी। रोशन सिंह, नांदी के दो बड़े मशहूर कुश्तबाज थे, खान ब्रदर्स, जी। तकी खान और मोहम्मद याकूब खान। हाँ, नाम सुना हुआ है, बिल्कुल। जी। तो उनका भी, कुश्ती का भी लाइव कमेंट्री मैंने दिया। अच्छा। हाँ, तो कह सकते हैं कि कमेंट्री। अनाउंसिंग का हाँ, हाईलाइट्स था। तो हो सकता है ना, इसका मतलब कमेंट्री भी हिंदी में हो सकता है। ये मुमकिन है जी पंडित जी। जी। अच्छा पंडित जी। लेकिन जी हाँ, बोलिए। हाँ, नहीं बताइए। हाँ, तो ये आपका रेडियो का वहां पर काम हुआ, लेकिन एक 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 प्रश्न शायद छूट गया है। आप अपने जो पूर्वज थे आपके, जो आपको पता है वो गिरमिट में कहाँ से, गिरमिट की प्रथा के समय आए थे, कि यहाँ पर उनका मतलब आपके दादाजी आजा जी का जन्म यहाँ हुआ, कि वो इंडिया से आए थे पंडित जी? हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, अच्छा, आपके आजा के आजा के पिताजी। पिताजी और माँ जी, जी। जगबंदन और पार्वती जी। 1888 में फिजी आए थे। अच्छा जी। और आजा जी हमारे फिजी के प्रांगण में पैदा हुए, शिप में, इन फिजी वाटर्स। अच्छा, जब इंडिया से आ रहे थे। अच्छा जी। हाँ, तो उन्हें फिजी बोन माना जाता था। जी। 5 वर्षों के बाद, गिरमिट काटने के बाद नौशरी में, जी। पर आजा और पर आजी भारत लौट गए आजा जी को लेकर। आजा जी की उम्र उस समय 5 वर्षों की थी, क्योंकि 5 वर्षों का जी, गिरमिट गिरमिट हुआ था। करता था जी। और और रेवती जिला में जाकर बसे। और आजा जी जब 25-26 वर्ष के थे, जी। तब उनकी शादी हुई। उन दिनों काफी समय लेकिन लेकिन पिताजी आप रहे। आप कह रहे हैं पंडित जी, वो भारत वापस चले गए थे आपके आजा जी? हाँ, ओ, वहां पर पर विवाह आजा और संस्कार किया? राजू के साथ आजा जी भारत चले गए थे। अच्छा जी। और वहां पर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में जी। संस्कृति और आ, वो तारा से संबंध रखता है, एस्ट्रोलॉजी। जी। एस्ट्रोलॉजी जी। 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 का विद्या हासिल किया। और फिर 1912 में पिताजी मेरे 2 महीने के थे। जी। इनको लेकर फिर ये फिजी आए। पूरा परिवार वापस फिजी आ गया? जी हाँ। अच्छा। मेरी मेरी मेरे आजा, मेरी आजी, मेरे पिताजी
पिताजी, हाँ उनके पिताजी छोटे थे जी। तो हमारे परिवार के लोग बहुत पहले फिजी आए थे 1888 में। जी पर आजा पराजी लौट गए और फिर आजा आजी आए पिताजी को लेकर। जी। और आजा फिजी बोर्न से और पिताजी इंडिया बोर्न थे, क्योंकि पिताजी की बड़ा उम्र गड़बड़ हो गया। 2 महीनों की थी जब वो फिजी जी आए। जी जी। और नबी तोलो मेरे ख्याल से शिवानी में इन्होंने गिरमिट कमाया और 5 वर्षों बाद फ्री हुए। जी तो शिवानी में ये स्थायी तौर से रहने लगे। अच्छा जी। फिर मेरे 2 काका और फुआ का भी जन्म हुआ। वही हुआ जी। और माता जी के तरफ से हमारे नाना ने नानी बस्ती यूपी से जी आए थे। जी। उनके गिरमट भी नई तसीरी में हुई। अच्छा नतीसीरी और जी। हाँ, 5 वर्ष काटने के बाद वो फ्री हुए। जी नाना नानी के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा मेरे मामा थे, राम नारायण महाराज। जी फिर मेरी माँ थी। जी अ, उन्हें प्यार से लोग बच्ची कहकर पुकारते थे। जी। फिर उनके बाद मेरे मामा थे पंडित राम लखपत महाराज, या 2 मौसियाँ थी। नाना नानी थे, जैसे मैंने पहले बताया जी कि इन्हीं के देख रेख में मैं बड़ा हुआ। हुआ जी तो आपका मार्ग। संक्षिप्त में ये हमारे जी। पूर्वजों तो की कहानी है। जी बहुत बहुत विशाल और बहुत बहुत सुंदर सा इंफॉर्मेशन मिला हुआ है कि क्योंकि आपको पता है कि आपके रूट्स कहाँ हैं। और पंडित जी शायद कभी आपको ऐसा अवसर मिला, आप अपने जो परिवार के लोग वहां पर कभी संपर्क किए आप उनसे, चाहे उनसे कभी मिलना हुआ है आपका कोई भारत का ट्रिप में पंडित जी? हमारे पिताजी के चचेरे भाई जी राम कुमार पांडे जी स्कूल में शिक्षा देते थे, अध्यापक थे। उनसे कई वर्षों तक पत्राचार होता रहा। फिर अचानक बंद हो गया। और मालूम नहीं कि काका जी गुजर गए या। जी और शायद। वो उसका बाजार में रहते थे। जी एक गांव है। फिर उसके बाद कोई फिर पता परिवार नहीं से कोई चला। संपर्क नहीं हुआ। जी जी जी। अच्छा ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया दास्तां है पंडित जी, आपके परिवार के विषय में, आपके जो पैटर्नल एंड मैटरनल बहुत फैमिलीज ना उनके विषय में आपने जिसे बतलाया है। और मेरे ख्याल से तो अभी ज्यादातर लोग कुछ फिजी में होंगे और काफी लोग जैसे हम लोग सब माइग्रेट हो गए सब इधर, आपके जो भाई हैं और जो कजन्स हैं इत्यादि सब तो शायद मूव ऑन हो गए होंगे पंडित जी, फिजी से कुछ हाँ, बचे हैं वहाँ। परिवार के उस भाग को मैं अभी तक नहीं बताया। जी पिताजी ने फिर शादी की। जी अच्छा जी। और हमारी माँ, मैं उन्हें मैं भी माँ नहीं कहता हूँ, जी हमारी माँ बड़ी दयालु सज्जन थी। मुझे बहुत प्यार करती थी। जी मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कोई मेरी माँ नहीं है। जी बिल्कुल। और हम सब मिलाकर 8 भाई बहन थे। जी सब में बहुत प्रेम था। पिताजी ने हमारे भाई बहनों को कभी यह सोचने नहीं दिया कि मेरी माँ कोई और थी। जी बिल्कुल सही, बहुत तो अच्छी। बड़ा अच्छा संबंध था, अभी भी है। हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए पंडित जी सबका हाँ, ना। जी हमारे भाई बहन विश्व के कोने कोने में है। एक भाई अमेरिका में है, जी एक कनाडा में है, एक भाई और बहन ब्रिस्बेन में है, भाई का लड़का ब्रिस्बेन में है। तो विशाल परिवार है, जी लेकिन सबसे बिल्कुल। बराबर संपर्क है और बहुत प्रेम भाव का रिश्ता ऐसा है। होना चाहिए पंडित जी, हाँ वैसे बहुत कम परिवार में ऐसे देखने को मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। अच्छा, और उम्मीद कर रहा हूँ जी मेरी उम्र 27 वर्ष की हो रही थी जी जब मैं सदर्न पैसिफिक इंश्योरेंस में काम कर रहा काम था। कर रहे 27 तो माने परिवार के 27? जी हाँ, तो परिवार के सदस्यों ने मुझ पर दबाव डाला जी
कि मैं विवाह करूं या पढ़ने जाऊं। जी। तो मैंने कहा कि और पैसे बटोर लूं, तो पिताजी ने कहा अगर पैसा बटोरोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, कमर कस के मैदान में कूद पड़ो और कूद सब जाओ। ठीक जी। रहेगा। तो 1959 में मैं फिजी से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड गया, जी। जी। वहां पर स्क्रब कटिंग किया, अच्छा। रेलवे पोर्टर का काम किया, अच्छा। और यूनिवर्सिटी खुलने से पहले 1 साल का खर्च मेरे पास था। अच्छा। पढ़ाई शुरू हुई। वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, वीकेंड काम मिल जाता था। जी। और सेकंड ईयर में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। जी। और जब बाकी विद्यार्थी फुल टाइम पढ़ते थे तो मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। बिल्कुल। जी। जी। लेकिन ईश्वर की दया से 5 वर्ष बीत गए और मुझे एक भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं करना पड़ा। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। तो 5 वर्षों के बाद मैं क्वालिफाई क्वालिफाई क्वालिफाइड हुआ। 1 वर्ष टेस्पेनिया में नौकरी करने के बाद जी। 1965 के अंत में मैं फिजी आया। जी। अच्छा पंडित और जी, जैसे जब आप आपने कहा, हम्म, मिस्टर कोया, मिस्टर पटेल, इनकी जी। नौकरी की, फिर अपना जी। दफ्तर खोला। अच्छा जी पंडित जी, आप जब टेस्मेनिया में पढ़ रहे थे तो वहाँ वहाँ का शायद मौसम तो काफी ठंड होता है वहां पर, तो वहाँ का कुछ अनुभव दीजिए, आप बताइए आपका कैसा वहाँ था पंडित जी जब आप थे वहां पर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड जी। महसूस किया हम लोगों ने। और हमारे एक साथी थे, रामलिंगम पिल्ले, हम एक ही रूम में जी। रहते थे। वो कुछ कड़े रंग के थे, मुझसे भी सांवले थे। जी। जी। और एक दिन वो आए और स्नो गिर रहा था। जी। तो उन्होंने जब दरवाजे पर नॉक किया और मैंने दरवाजा खोला, जी। तो बहुत देर तक मैं ताकता रह गया कि अजीब शख्स कौन है, क्योंकि स्नो से ढांपे हुए थे। वो दिखला और जना नहीं थे कि उनकी है आंखें कौन। और उनका दांत ही मुझे दिखाई देता था। जी। उस देर में मैं, अरे भाई आओ। अच्छा जी। जी। और जैसे मैंने बताया कि दूसरे वर्ष में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। जी। तो मैं रात तक तो पढ़ता ही था, सुबह को भी जी। टेस्मेनिया के ठंडे मौसम में जो कुछ पहन सकता था पहनकर कांपते हुए जी। पढ़ाई करता था। काफी बहुत अधिकांश जीवन जितेंद्र संकट में था। बहुत बहुत जिस तरह से आपका बचपन का पढ़ाई, फिर कैम्ब्रिज इत्यादि का पढ़ाई, फिर यहाँ लॉ का पढ़ाई, ये सब क्योंकि ये आसान भी नहीं है ना, पढ़ाई जो होता है वकालत का पढ़ाई भी बहुत कठिन होता है और उसके लिए बहुत समय मेहनत चाहिए। करना पड़ता है, हाँ। और समय चाहिए, और फिर तकलीफ क्या है कि अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप फिर पैसा नहीं रहेगा तो फिर आप अपना फीस नहीं भर पाएंगे, और ये सब काफी कठिनाइयां हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है पंडित जी, आप कभी हार नहीं माने, और जो भी श्रोता अभी हम इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सुन सकते हैं कि पंडित जी ने कितने कितने कठिनाई सहे हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे व्यक्ति तो बड़ा आसानी से यहाँ बैठा हुआ है, वो क्योंकि लोग बोल देते हैं ना कि अरे इसके बाद क्या है, वो तो पैसा वाला आदमी है। लेकिन शायद अगर उनका हम कहानी सुनेंगे जो पहले उनके अर्ली डेज हुआ करता था,
तो सोचने वाली बात है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई पर पहुंचता है पंडित जी, वो अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से पहुंचता है पंडित जी। और आपकी कहानी जो है एक बहुत ही प्रेरणा भरी है, और मैं जानता हूं कि श्रोता इसको जरूर बहुत बहुत पसंद करेंगे। और पंडित जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमने आपकी बचपन से लेकर आपके परिवार के विषय में और आपकी पढ़ाई तक पहुंच चुके हैं। और अब हम आपके कम्युनिटी की बात कर लेते हैं कि आपके जो कम्युनिटी वर्क था, मैं जानता हूं कि आपने बहुत कम्युनिटी में तो बहुत योगदान दिया है। पॉलिटिकल करियर भी आपका बहुत ही विशाल रहा है। और जैसे भी हमने कहा था शुरू शुरू में कि अब हम जो पॉलिटिकल वाला साइड ऑफ डिस्कशन है उसको दूसरे एपिसोड में करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो फिर समय नहीं बचेगा। तो हम चलते हैं पंडित जी, आप जब टेस्मेनिया से वापस गए, वहां पर अपना काम शुरू कर दिया, फिर आपका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। और मुझे पता है कि आप श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ऑफ फिजी के प्रधान भी रह चुके हैं। तो कुछ प्रकाश डालिए पंडित जी, आपका इसमें रुचि से लेकर आपका जो कहते हैं जो धर्म की तरफ आप कब, आपको कब ऐसा लगा कि चलिए कुछ कम्युनिटी के लिए करते हैं पंडित जी। जितेंद्र जी, वकालत करने से पहले जी या वकालत की यात्रा जाने से पहले 1957-58 में जी मैं सामाबुला सनातन धर्म का मंत्री था। जी और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की नींव सामाबुला सनातन धर्म ने ही डाली थी। हम ही ने इस बात की चर्चा की जी जी कि सनातनियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। एक वकील थे, शर्मा नाम भी उनका था, जी और कुछ लोग थे, हरिदेव सुग्रीव थे। तो कई सप्ताहों तक विचार विमर्श करने के बाद जब हम इस निश्चय पर पहुंचे जी कि एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहिए सनातनियों के लिए, तो फिर पंडित गुरुदयाल जी शर्मा, जो शांति दूत के संपादक थे, उसके जी जन्मदाता थे, बहुत जाने माने उनका व्यक्ति थे। सहारा लिया हम लोगों ने। जी जी और विज्ञापन इत्यादि हुआ, और अंत में मेरे ख्याल से सितंबर 1958 में जी सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की संस्थापना हुई। अच्छा। मुझे खुशी है इस बात की कि उन संस्थापकों में से मैं भी एक था। जी और मंत्री की हैसियत से मैं उस सभा में भाग लिया। जी और ये ऐतिहासिक घटना है जी कि जिस संस्था की नींव डालने में मेरा हाथ था, जी 1993 में उस संस्था का मैं राष्ट्रीय प्रधान चुना गया। बहुत बढ़िया पंडित जी। और 1993 से 2003 तक तकरीबन 10 इयर्स पूरा। सभा जी का संचालन करता रहा। जी और बहुत प्रगति की सभा ने उस समय, बहुत से प्रॉपर्टी मिले हमें। अभी नवसोरी में रोस स्ट्रीट में 1 एकड़ हमारा जायदाद है। जी अफसोस की बात है कि उसमें कुछ खास प्रगति नहीं हुई। जी श्रीधर कॉलेज हमारे संघ के नाम पर ट्रांसफर किया गया था। जी सामल बोला शिव मंदिर, जी वहां पर। जी हाँ। चौहान मेमोरियल स्कूल, जी तो काफी अब शक्तिशाली बहुत था कुछ। ये जी जी संस्था इतना बहुत जब कुछ आप लोगों ने हासिल किया स्थापित है किया। पंडित जी। जी बिल्कुल सही। और 2 पाठशालाओं की मैंने जन्म दिया और लोगों के साथ, और दोनों बड़े सफलता के साथ चल रहे हैं। जी एक है कोरोबूतो सेकेंडरी स्कूल, जी
और एक है नवाई सेकेंडरी स्कूल, जी, ये नेंडी में है जी। नेंडी में दोनों हैं। जी जी जी। हाँ, और इन दोनों संस्थाओं का मैं बहुत दिनों तक मैनेजर था, जी और मुझे बहुत संतोष मिल रहा है कि ये दोनों पाठशालाएं बहुत सफलतापूर्वक चल रही हैं, और बहुत कायबीती बच्चे इन पाठशालाओं में शिक्षा ले रहे इसमें हैं। शिक्षा ले रहे हैं जी जी। चौहान मेमोरियल में तो लगभग मेरे ख्याल से 80% शायद जिन बच्चे होंगे ना हमारे, जी। हाँ। और श्रीधर सेकेंडरी स्कूल में भी जी अधिकांश बच्चे हमारे तब के ही भाई हैं। जी जी नवाई स्कूल में भी वही बात है। जी। अब तो खुशी खुशी की बात यह है पंडित जी कि किसी का विजन होता है, जैसे आप लोगों का विजन था, वहां से आप लोगों ने एक जगह एक संस्था खड़ा किया, और वहां से फिर आज देखा जाए, अगर अगर हिस्ट्री अगर पिछली चीज देखी जाए, तो सोचने वाली बात है कि कितने ऐसे बच्चे आकर पढ़ के निकल गए और वहां से अपना अपना काम किया। और तो यही जो विजनरी होते हैं पंडित जी, और जैसे आपकी तरह लोग हैं, इनसे ही बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो पूरा जो कम्युनिटी है उसका फायदा होता है। और जब जैसे आप जानते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ के आते हैं और फिर ऐसा एक एक बीड़ा लेकर चलते हैं ना, एक बोझा लेकर चलते हैं जिसको हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय है पंडित जी, आपने जिस तरह से बतलाया, और जिस तरह से श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा फिजी ने कार्य किया हुआ है। और उसके आप 10 साल तक तकरीबन प्रधान रहे हैं, और उस समय भी जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ प्राप्त हुआ। तो पंडित जी, एक प्रश्न खाली छोटा सा और बचा है आपके लिए। पंडित जी, आप जब फिजी में, मैं जानता हूँ आप पॉलिटिक्स में तो आपका विशाल एक करियर रहा है, तो जब आपको समय मिलता था तो क्या आप जो पूजा पाठ इत्यादि करवाने जाते थे, और ऐसे कुछ पुरोहित का भी काम किया करते थे पंडित जी, कि ये बाद में शुरू किए आप? पुरोहित का काम मैं केवल जी पारिवारिक लोगों के मध्य किया करता था, जी जी जी। उससे बाहर नहीं। अच्छा जी। परंतु अ, मंदिर का ओपनिंग या स्कूल का ओपनिंग, उसमें काफी समय लगता था। जी और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के जरिए हर एक गांव में, हर एक ग्रामीण इलाके में रामायण मंडलियां खोली गई, जी जिसके द्वारा धर्म का प्रचार हुआ, भाषा का प्रचार हुआ। तो पॉलिटिक्स से जब समय मिलता था, या पॉलिटिक्स के साथ भी, जी। हम धर्मोत्थान के लिए कुछ ना कुछ किया करते थे यथाशक्ति। कम्युनिटी जी, कम्युनिटी में काफी एक्टिव थे आप ना, बिकॉज मैं बात कर रहा था अंकल बासु महाराज जी से। तो वो उन्होंने मुझे बतलाया था कि आप लंबासा गए थे मंदिर का ओपनिंग करने के लिए, मेरे ख्याल से कि स्कूल का ओपनिंग, क्योंकि उस समय आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे शायद। ये बात होगा शायद 86 या 87 की बात होगी शायद, वो बोल रहे थे। तो मैं जानता हूँ कि आप काफी कमिटेड थे कम्युनिटी में जी। मुझे एक और विषय याद है। जी वो भारतीय पाठशाला में मेरे ख्याल से वहाँ की जो संचालक मंडली थी, वो चाहती थी कि लड़कों का बैच, जी लड़के बैच पहन कर आए, जी। जिसमें किसी हिंदू, का चिन्ह हो। जी हाँ, धर्म के देवता का जी छाप था। तो कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध जी आ, कदम लिया, अभियान किया, और वो भारतीय पाठशाला हमारे संस्था का अंग नहीं था। अच्छा
लेकिन सनातन संस्था था। तो एक बहुत विशाल सभा बुलाई गई और मैं बीती लेबू से उड़कर बनवाले को गया जी और लोगों को हिम्मत दिया। लंबासा के बहुत साथी हमारे साथ थे। जी जी मेरे ख्याल से भाई वासुदेव महाराज भी थे। एक पंडित अशोक महाराज थे जो नींदी में उनका देहांत हुआ कुछ दिन हुए। जी तो बहुत बड़ा सुन्नत हुआ और लोगों में जोश हुआ। मैंने भी एक प्रभावशाली भाषण दिया जी जी और नतीजा ये हुआ कि जो लोग स्कूल के विरुद्ध अभियान करते थे उनको अपना हथियार जो था गिराना पड़ा। जी। अच्छा, तो अंत में जो 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 बेज इत्यादि का थी, जो चाह रहे थे वो सब अप्रूव हो गया और फिर संचालन अच्छा से होने लगा। जी पंडित जी। जी हाँ। जी जी। बहुत आपसे तो बहुत कुछ बात करना है पंडित जी, और हम समय इस एपिसोड का तकरीबन समय हो चुका है पंडित जी। लेकिन जाने से पहले, इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले पंडित जी, हमने ये भी बात किया है कि कम्युनिटी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंडित जी, आपका जो अनुभव रहा है, आपने बहुत कुछ देखा सीखा और अपने आप के जो परिश्रम से आपने अपना पढ़ाई किया, आपका संदेश जो हमारे आने वाले संतान है, भावी संतान है, हम सब के लिए आपका क्या मुख्य मैसेज है पंडित जी? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मुख्य मैसेज है कि जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि जीवन है संग्राम, बंदे ले हिम्मत से काम। जी बिल्कुल सही। जीवन एक संग्राम है और उससे हमें हमेशा टक्कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विपत्तियों पर हमें विजय करना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी कविता है कि जो नाव लहरों से डरती है वो कभी किनारा नहीं पाती। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और उसमें चींटियों का उदाहरण दिया है। जी एक एक चींटी अपने से कितना ज्यादा वजन लेकर चलती है, गिरती है, उठती है, चलती है, बिल्कुल। मंजिल पर पहुंच जाती है। जी, वो हार नहीं मानती। जी हार नहीं मानना चाहिए। जी गोताखारों का ये जो डाइवर्स है उदाहरण दिया है जी कि बहुमूल्य रत्न पाने के लिए कई डुब्बियां लगाते हैं, जी। अंत में कुछ लेकर निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और कहा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो मुख्य ये बात है। मेरा संदेश है, कोशिश करते रहिए, जी जी। बहुत बहुत हताश सुंदर। मत होइए जी और अंत में जी। आप विजयी होंगे। बिल्कुल। मेहनत से कभी मुकराना नहीं चाहिए, मेहनत तो करना है। बिल्कुल, हमारा जो परिश्रम मेहनत है। दौलत की माँ है कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने अपना कहानी बतलाया है, और आपने कितने कठिन समय से आपका जीवन गुजरा हुआ है, पढ़ाई के लेकर जो क्षेत्र था, और वहां से आकर आज आप कितने इतना कुछ किए हैं हमारे समाज के लिए, और अपने धर्म के प्रति आपने बहुत कुछ किया है। और इससे हम सब प्रेरित होते हैं जरूर पंडित जी। और अपने जीवन को हम सब ऐसे ही मनाएं, सबको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए पंडित जी। और पंडित जी, जाने से पहले आप कुछ और विपिन जी, जो। ये मेरा जी अहोभाग्य रहा है जी कि मुझे जनता की सेवा करने का अवसर मिला। जी और मुझे खुशी की बात है कि यथाशक्ति जो कुछ हो सका मैंने जनता की सेवा की, धर्म का सेवा किया।
और ये ईश्वर की कृपा थी कि मुझे ऐसे अवसर मिले जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, ऐसे कहते हैं, जैसे मैं भी आचार्य इत्यादि से जब भी बात करता रहता हूँ तो हमेशा यही कहते हैं कि ईश्वर सबको नहीं चुनता, वो केवल 2-4 लोगों को ही चुनता है कि जो समाज का काम करे। ऐसे बहुत कम लोग इसलिए आते हैं। और शायद जैसे आपने कहा है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको एक अवसर मिला कि हम जो जो भी कर रहे हैं अपने रूप से, जितने भी तरह से कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के लिए, तो ये हम करते रहें और हम लोगों को प्रेरित करते रहें कि लोग आगे बढ़कर आए। और हमारे समाज में जैसे आपने कहा है कि जो हमारे भाषा है, हमारे सभ्यता है, हमारा धर्म, इसका रक्षा भी करने वाला कोई चाहिए, तो जरूर ऐसे लोग आते रहें और जरूर हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसे कुछ करते रहें। तो चलो पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत कुछ हमको बतलाया है आज की जीवन के विषय में। और जो आपका मैसेज था वो तो क्या मैं कहूँ, एक बहुत ही प्रेरणापूर्वक बात आपने कहा है कि कोशिश करने वालों को हार कभी नहीं होती, तो हम सब कोशिश करते रहें। एक बार और पंडित जी, आपको कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए आपको विशेष विशेष धन्यवाद पंडित जी। आपको राम राम, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।